कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे प्रसिद्ध लेखक सत्यजीत रे जी की लिखी हुई फेलुदा सीरीज की अगली कहानी सियार देवता का रहस्य का हिंदी रूपांतर। शुरू करने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं या पहले भी कहानियां सुन चुके हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं सियार देवता का रहस्य। टेलीफोन किसने किया था फेलुदा? सवाल करते ही समझ गया कि बेवकूफ़ी की, क्योंकि योगाभ्यास के समय फेलुदा बात नहीं करते। एक्सरसाइज छोड़ फेलुदा ने ये चीज़ अभी केवल 6 महीने पहले शुरू की है। सुबह आधा घंटा तरह तरह के आसन करते हैं, यहाँ तक कि कोहनी के सहारे सिर नीचे और पैर ऊपर हवा में उठाकर शीर्षासन तक। ये मानना ही पड़ेगा कि 1 महीने में फेलुदा का शरीर और भी फिट लगने लगे हैं। इसलिए कहना ही होगा कि योगासन से सचमुच फायदा हो रहा है। सवाल पूछकर मैंने पीछे की मेज पर रखी घड़ी का समय देख लिया। ठीक 7 मिनट बाद आसन खत्म कर फेलुदा ने जवाब दिया, तू नहीं पहचानेगा। इतनी देर बाद ऐसा उत्तर पाकर बहुत गुस्सा आया। नहीं पहचानता तो बहुतों को, लेकिन नाम तो बताया जा सकता था ना। और ना पहचानूं तो पहचान कर क्यों नहीं सकते? गंभीर भाव से पूछा, तुम पहचानते हो? फेलुदा पानी में भीगे चने खाते खाते बोले, पहले नहीं पहचानता था, अब पहचानता हूँ। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा की छुट्टी शुरू हो गई है। पिताजी 3 दिन पहले काम से जमशेदपुर गए हैं। घर में अब मैं, फेलुदा और माँ। इस बार हम पूजा में बाहर नहीं जाएंगे। मुझे उसका कोई खास अफसोस नहीं है, क्योंकि पूजा में कोलकाता अच्छा ही लगता है, खासकर अगर फेलुदा साथ हो। आजकल उनका शौकिया जासूस के रूप में काफी नाम हो गया है, इसीलिए बीच बीच में रहस्य सुलझाने के लिए बुलावा आना कोई आश्चर्य नहीं। इससे पहले हर रहस्य में मैं फेलुदा के साथ रहा हूँ। डर यही है कि उनका नाम अधिक होने पर कहीं एक दिन ऐसा न कह दे कि अब की बार तुझे साथ नहीं लूंगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मेरा विश्वास है कि मुझे साथ रखने का एक कारण है। शायद साथ में एक छोटे लड़के को देखकर बहुत लोग उन्हें जासूस मान ही नहीं पाते। ये तो बड़ी सुविधा है। जासूस जितना गुप्त रह सके उतना ही अच्छा। फोन किसने किया जानने की बहुत इच्छा हो रही है ना? ये फेलुदा की एक आदत है। जब भी उन्हें लगता है कि मुझे कुछ जानने की बहुत उत्सुकता है, तभी वो तुरंत न बताकर पहले थोड़ा सस्पेंस पैदा करते हैं। ये मैं जानता हूँ, इसलिए अधिक उत्साह न दिखाकर बोला, अगर फोन का संबंध किसी रहस्य से है तो जानने की इच्छा तो होगी ही। फेलुदा ने बनियान पर हरी धारियों वाली शर्ट पहनते हुए कहा, आदमी का नाम नीलमणि सान्याल है, रोलैंड रोड पर रहता है। बहुत जरूरी काम से मुझे बुलाया है। क्या काम है? बताया नहीं? नहीं, फोन पर बताना नहीं चाहता, लेकिन आवाज से लगा घबराया हुआ है। कब जाना है? टैक्सी से जाने में 10 मिनट लगेंगे। 9 बजे अपॉइंटमेंट है, इसीलिए अभी 2 मिनट में निकलना ठीक रहेगा। टैक्सी से नीलमणि सान्याल के घर जाते समय मैंने कहा, बहुत तरह के तो बुरे लोग होते हैं। मान लो नीलमणि बाबू को कोई खतरा न हो, सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए बुलाया हो। फेलुदा ने सड़क से नजर न हटाते हुए कहा, वो रिस्क तो रहता ही है, लेकिन इस तरह घर बुलाकर फंसाना उनके लिए भी रिस्की हो जाएगा। ऐसे कामों के लिए थोड़े पैसों में गुंडे की कोई कमी नहीं। एक बात बताई नहीं, फेलुदा पिछले साल ऑल इंडिया राइफल कंपटीशन में फर्स्ट आए थे। सिर्फ 3 महीने बंदूक सीखने के बाद उनकी निशानेबाजी देखकर सब दंग रह गए थे। अब उनके पास बंदूक और रिवॉल्वर दोनों हैं, लेकिन सिनेमा के जासूसों की तरह वो हमेशा रिवॉल्वर लेकर नहीं घूमते। सच कहूं तो अब तक उन्हें उनका उपयोग करना ही नहीं पड़ा, लेकिन ये कैसे कहूं कि कभी नहीं होगा। टैक्सी जब मैडक स्क्वायर के पास पहुंची तब मैंने पूछा, वो आदमी कैसा है? फेलुदा बोले, आदमी पान खाता है, शायद कान से थोड़ा कम सुनता है, ये शब्द ज्यादा बोलता है और हल्की सर्दी से पीड़ित है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता।
इसके बाद मैंने और कुछ नहीं पूछा। नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने पर टैक्सी किराया हुआ 1 रुपया 70 पैसे। 2 रुपए का नोट निकालकर टैक्सी वाले को देकर फेलुदा ने हाथ के इशारे से समझा दिया कि छुट्टे पैसे रख लो। गाड़ी से उतरकर पोर्टिको के नीचे से होकर सामने के दरवाजे पर पहुंचे और कॉलिंग बेल बजाई। 2 मंजिला मकान, पर बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत पुराना भी नहीं। सामने एक बगीचा भी है, पर खास सुंदर नहीं। एक गार्ड जैसे आदमी ने फेलुदा से विजिटिंग कार्ड लेकर हमें बैठक में बैठने को कहा। कमरे में घुसकर चारों तरफ देख चकित रह गया। सोफा, मेज, फूलदान, तस्वीरें, कांच की अलमारी में सजी तरह तरह की सुंदर पुरानी चीजें मिलाकर एक शानदार रूप, मानो बहुत पैसा और दिमाग लगाकर सजाई गई हो। फेलुदा ने पंखे का रेगुलेटर घुमाया ही था कि एक सज्जन अंदर आए। शरीर पर स्लीपिंग सूट का पायजामा और एक ओर से बटन वाला पुराना कुर्ता, पैरों में हिरण की खाल की चप्पल और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां। कद मध्यम, दाढ़ी मूछ साफ, सिर पर बाल कम, रंग कुछ गोरा और आंखें फूली हुई, जैसे अभी अभी नींद से उठे हों। उम्र 50 से अधिक नहीं। आपका ही नाम प्रदोष मित्रा है? नीलमणि बाबू पूछे। आप इतने जवान हैं ये पता नहीं था। फेलुदा थोड़ा हंसकर मेरी ओर देखकर बोले, मेरा चचेरा भाई है, बहुत बुद्धिमान लड़का है। आप चाहे तो हमारी बातचीत के दौरान इसे बाहर भेज दूं? मेरा दिल धक धक करने लगा, लेकिन नीलमणि बाबू ने मुझे देखकर कहा, क्यों, रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं। फिर फेलुदा से बोले, ये आप लोग कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? जी नहीं, अभी अभी चाय पीकर ही निकले हैं। अच्छा, तो फिर समय नष्ट न करके बताता हूं कि क्यों बुलाया है, लेकिन पहले अपना परिचय दे दूं। समझ ही रहे हैं, मैं शौकीन आदमी हूं। पैसा भी बहुत है, ये भी आप समझ ही गए होंगे। लेकिन मानेंगे नहीं कि मैं नौकरी नहीं करता, ना व्यापार, ना पिता की संपत्ति से एक पैसा पाया है। नीलमणि बाबू रहस्यमय भाव बनाकर चुप हो गए। फेलुदा बोले, तो क्या लॉटरी? जी? मैं कह रहा था, क्या कभी लॉटरी जीते थे? बिल्कुल। सान्याल बाबू लगभग बच्चे की तरह चिल्ला उठे। 11 साल पहले रेंजर्स लॉटरी जीतकर एक साथ मिल गए 2.5 लाख रुपए। फिर उसी पैसे से थोड़ा दिमाग और थोड़ी किस्मत के सहारे अच्छा खासा चला रहा हूं। ये मकान बनाया 8 साल पहले। आप सोच रहे होंगे ऐसा निकम्मा आदमी जीता कैसे है, लेकिन असल में मेरा एक काम है, एक ही काम। वो ये कि नीलामी से ये सब चीजें खरीद कर घर सजाना। सान्याल बाबू ने दायां हाथ उठाकर चारों तरफ की चीजों की ओर इशारा किया। फिर बोले, जो घटना हुई है उसका इन सब आर्टिस्टिक वस्तुओं से कोई संबंध है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे शक होता है कि शायद हो भी सकता है। ये देखिए। नीलमणि बाबू ने कुर्ते की जेब से कुछ कागजों के टुकड़े निकालकर फेलुदा को दिए। मैंने भी देखे। 3 कागज और हर एक पर लिखने के बजाय लाइनों से छोटे छोटे चित्र बने। उनमें कुछ तो साफ पहचाने जा रहे थे, जैसे उल्लू, आंख, सांप, सूरज इत्यादि। मुझे कहीं देखी देखी सी लगी। तभी फेलुदा बोले, ये तो हायरोग्लिफिक लिपि लगती है। नीलमणि बाबू थोड़ा हड़बड़ाकर पूछे, मतलब? फेलुदा बोले, मतलब प्राचीन काल में मिस्र वासियों ने जो लिपि तैयार की थी, ये वही चीज लगती है। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन इसे पढ़ सके ऐसा आदमी कोलकाता में होगा, शक है। नीलमणि बाबू थोड़ा व्याकुल होकर बोले, तो जो चीज हर 2 दिन में मेरे नाम से आती है, उसका मतलब ना जान सका तो बहुत मुश्किल हो सकती है। हो सकता है ये कोई धमकी है, कोई मुझे मारना चाहता है और पहले डरा रहा है। फेलुदा कुछ देर चुप रहकर बोले, अच्छा, आपके संग्रह में कोई मिस्र की चीज है? देखिए, मेरी कौन सी चीज कहाँ की है ये मैं खुद भी ठीक से नहीं जानता। खरीदता हूँ क्योंकि पैसा है और औरों को ये सब खरीदते देखा है, इसलिए। लेकिन आपकी इतनी वस्तुओं में कोई भी हल्की नहीं लग रही।
जो देखेगा आपको जानकार समझेगा। वो क्या है ना, इस क्षेत्र में अच्छी चीज की ही कीमत ज्यादा होती है। जब पैसा है तो सबसे बढ़िया क्यों ना खरीदूं? बड़े बड़े ग्राहकों को पछाड़कर नीलामी से ये सब लिया है जनाब, इसलिए अच्छी चीजें मेरे पास होना कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन मिस्र की चीज है या नहीं, ये जानते नहीं। नीलमणि बाबू सोफा छोड़कर एक कांच की अलमारी की ओर गए और ऊपर की शेल्फ से लगभग एक लंबी मूर्ति निकालकर फेलुदा को दी। हरे पत्थर की मूर्ति जिस पर तरह तरह के चमकदार पत्थर जड़े थे। कुछ जगह सोना भी है, लेकिन आश्चर्य ये कि शरीर इंसान का है लेकिन चेहरा सियार जैसा। ये 10 दिन पहले ही खरीदी थी अरेटून ब्रदर्स की नीलामी से। ये शायद फेलुदा मूर्ति को देखकर बोले, अनुबिस। वो क्या? फेलुदा ने मूर्ति संभालकर नीलमणि बाबू को लौटाते हुए कहा, अनुबिस प्राचीन मिस्र का गॉड ऑफ द डेड था, मृत आत्माओं का देवता। बेहतरीन वस्तु पाई है आपने। लेकिन नीलमणि बाबू की आवाज में डर। इस मूर्ति और इन चिट्ठियों का कोई संबंध है क्या? इसे खरीद कर गलती की? कोई इसे मुझसे छीनना चाहता है इसलिए धमकी दे रहा है? फेलुदा सिर हिलाकर बोले, ये कहना मुश्किल है। चिट्ठियां कब से मिलने लगी हैं? पिछले सोमवार से। मतलब मूर्ति खरीदने के बाद से? हाँ। लिफाफे हैं? नहीं, फेंक दिए। शायद रख लेना चाहिए था, लेकिन बहुत साधारण लिफाफे, साधारण टाइपराइटर से लिखा पता, पोस्ट ऑफिस एल्गिन रोड। फेलुदा उठ खड़े हुए। ठीक है, फिलहाल कुछ करने जैसा नहीं लगता। केवल सुरक्षा के लिए मूर्ति को अलमारी में न रखकर अपने पास रखिए। हाल ही में एक घर से इस तरह की वस्तुएं चोरी हुई थी। ऐसा है? हाँ, एक सिंधी सज्जन के घर से। जितना जानता हूँ वो चोर अब तक पकड़ा नहीं गया। हम कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आए। फेलुदा बोले, कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जो आपके साथ मजाक कर सकता हो? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाया। कोई नहीं। पुराने दोस्तों से बहुत दिनों से संपर्क टूट चुका है। और दुश्मन? नीलमणि बाबू कुछ पल चुप रहकर बोले, धनी आदमी के तो दुश्मन हमेशा होते हैं, लेकिन वे कोई दुश्मन कहकर पहचान नहीं देते। सामने मिलने पर सब आदर से ही बात करते हैं। आपने मूर्ति नीलामी से खरीदी थी, है ना? हाँ, अरेटून ब्रदर्स की नीलामी से। उस पर और किसी का लालच नहीं था? ये सुनकर नीलमणि बाबू अचानक जरा उत्तेजित होकर हाथ मलने लगे। फिर बोले, आपने ये सवाल करके मेरे सोचने की एक नई दिशा खोल दी। मेरे साथ एक इंसान की कई बार नीलामी में मुठभेड़ हुई है। उस दिन भी हुई थी। वो कौन? प्रतुल दत्त। क्या करते हैं? शायद वकील थे, रिटायर हो गए। उस दिन भी मेरे और उनके बीच आखिर तक रेशारेशी चली। फिर जब मैंने 12,000 कहा तो वे रुक गए। याद है, नीलामी के बाद जब मैं बाहर आकर गाड़ी में चढ़ रहा था, तब अचानक हमारी नजरें मिली। उनकी आंखों की वो निगाह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई सी। हम नीलमणि बाबू के घर से निकले। गेट की ओर चलते चलते फेलुदा ने पूछा, क्या इस घर में और भी लोग रहते हैं? नीलमणि बाबू बोले, क्या कह रहे हैं साहब? मेरे जैसा अकेला आदमी शायद कोलकाता में 2 ही मिलेगा। ड्राइवर, माली, 2 पुराने विश्वास पात्र नौकर और मैं, बस। फेलुदा का अगला सवाल बिल्कुल अप्रत्याशित था। कोई छोटा लड़का रहता है इस घर में? देखिए, भूल ही गया था। असल में मैं आदमियों में बूढ़ों का ही सोच रहा था। आज 10 दिन हुए मेरा भांजा झुंटू यहाँ आकर रह रहा है। उसके पिता व्यापारी हैं। अभी अभी पत्नी समेत जापान गए हैं। झुंटू को छोड़ गए हैं मेरी जिम्मेदारी में। बेचारा आते ही इन्फ्लुएंजा में बीमार हो गया। फिर अचानक फेलुदा की ओर देखकर बोले, आपको बच्चे की याद क्यों आई? फेलुदा बोले, बैठक खाने की एक अलमारी के पीछे से एक पतंग का कोना झांक रहा था, वही देखकर। नीलमणि बाबू का नौकर एक टैक्सी बुलाने गया था। वो कंकड़ बिछी राह पर खड़खड़ करती हुई पोर्टिको के नीचे ठीक हमारे सामने आकर रुकी। फेलुदा टैक्सी में बैठते समय बोले, अगर कुछ और संदिग्ध घटे तो तुरंत मुझे खबर दीजिएगा। फिलहाल और कुछ करने लायक नहीं लगता।
घर लौटते समय मैंने फेलुदा से कहा, सियार देवता का चेहरा देखकर कितना डर लगता है ना? फेलुदा बोले, इंसान के धड़ पर किसी भी और चीज का सिर जोड़ दो तो डर लगता है, सिर्फ सियार क्यों? मैंने कहा, पुराने मिस्र के देव देवियों की मूर्तियां घर में रखना तो बड़ा खतरनाक है। किसने कहा? अरे, तुमने ही तो कहा था। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था जो पुरातत्ववेत्ता मिट्टी खोदकर प्राचीन मिस्र की मूर्तियां निकाले हैं उनमें से कई को काफी परेशान होना पड़ा है। हाँ, वो ही एक साहब, वो तो मर ही गए थे। क्या नाम था? लॉर्ड कार्नारवन। उनका कुत्ता उनके साथ नहीं था, वो इंग्लैंड में साहब थे। मिस्र में तूतेनखामेन की कब्र खोदकर निकालने के कुछ ही दिनों बाद कार्नारवन अचानक भयंकर बीमारी में पड़कर मारे गए। उसके बाद खबर मिली कि जिस समय साहब मरे ठीक उसी समय बिना किसी बीमारी के रहस्यमय ढंग से हजारों मील दूर उनका कुत्ता भी मर गया। प्राचीन मिस्र की कोई चीज देखते ही मुझे फेलुदा से सुनी ये अजीब घटना याद आ जाती है। सियार देवता अनुबिस की मूर्ति भी जरूर किसी पुराने मिस्र सम्राट की कब्र से आई होगी। नीलमणि बाबू, क्या ये सब बातें नहीं जानते? शौक से खतरा बुलाने में क्या मजा है, ये मैं सोच ही नहीं पाता। अगले दिन भोर 5:45 हमारे बरामदे में अखबार का बंडल गिरते ही लगभग उसी समय टेलीफोन बज उठा। मैंने फोन रिसीव किया, लेकिन सामने से कुछ सुनने के पहले ही फेलुदा ने मेरे हाथ से रिसीवर छीन लिया। लगातार 3 बार हम्म 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 2 बार ओ ओहो और 1 बार अच्छा ठीक है कहकर फोन पटक कर रख दिया और दबी आवाज में बोले, अनुबिस गायब, अभी जाना होगा। सुबह ट्रैफिक कम होने के कारण नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने में ठीक 7 मिनट लगे। टैक्सी से उतरते ही देखा नीलमणि बाबू अजीब सा हतप्रभ चेहरा लेकर घर के बाहर ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फेलुदा को देखते ही बोले, नाइटमेयर से गुजरा हूं साहब, ऐसा भयानक अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। हम तब तक बैठक खाने में पहुंच गए। नीलमणि बाबू हमारे पहले ही सोफे पर बैठे थे। पहले उन्होंने अपने हाथ की हालत दिखाई। देखा, जहां लोग घड़ी पहनते हैं उसके ठीक नीचे दोनों हाथों पर रस्सी के निशान पड़ गए थे और हाथ लाल हो गया था। फेलुदा बोले, क्या हुआ बताइए। नीलमणि बाबू ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, आपकी बात के मुताबिक कल मूर्ति को बेडरूम में ले जाकर तकिए के नीचे रख दिया था। अब लगता है जहां थी वहीं रख देता और कुछ न सही शारीरिक कष्ट तो न झेलना पड़ता। खैर, मूर्ति तकिए के नीचे रखकर चैन से सो रहा था। तभी रात में कब पता नहीं एक अजीब हालत में नींद खुल गई। देखा कोई मेरे मुंह पर तौलिया कसकर बांध रहा है। गले से आवाज बंद देख हाथ से रोकने गया, तब समझा कि अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर आदमी के चंगुल में फंसा हूं। देखते देखते मेरे हाथ पीछे मोड़कर बांध दिए। बस उसके बाद ताकिए के नीचे से मूर्ति निकाल लिया, और क्या। नीलमणि बाबू सांस लेने के लिए कुछ पल रुके, फिर बोले, शायद 3 घंटे तक बंधे हुए पड़ा रहा। पूरे शरीर में झुनझुनी हो गई। सुबह नौकर नंदलाल चाय लेकर आया तो मुझे उस हालत में देखकर बंधन खोला और तुरंत मैंने आपको फोन किया। देखा फेलुदा के चेहरे का भाव बदल गया है। वो सोफे से उठ खड़े हुए और बोले, आपका कमरा एक बार देखना होगा और जरूरत हुई तो घर की कुछ तस्वीरें भी खींचूंगा। कैमरा भी फेलुदा के नए शौक में से एक है। नीलमणि बाबू हमें ऊपर अपने बेडरूम में ले गए। कमरे में दाखिल होते ही फेलुदा बोले, ये क्या, खिड़की पर सलाखें नहीं? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर कहा, और मत पूछिए, विलायती ढंग का घर है और मैं तो खिड़की बंद करके सो ही नहीं सकता। फेलुदा खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर नीचे देखने लगे और बोले, बहुत आसान पाइप है, कार्निस है। जवान आदमी हो तो आसानी से खिड़की से कमरे में घुस सकता है। बाकी हिस्से भी देखना चाहूंगा। नीलमणि बाबू ने पहले ऊपर की मंजिल दिखाई। पास के कमरे में देखा
एक खाट पर 12-13 साल का एक लड़का गले तक रजाई ओढ़े लेटा है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा देखकर ही लगा उसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं। समझ गया यही झुंटू है। नीलमणि बाबू बोले, कल फिर से डॉक्टर बोस ने झुंटू को नींद की दवा दी थी, इसलिए रात में कुछ नहीं सुन पाया। ऊपर के 2 और कमरे देखकर नीचे के कमरे भी देख हम बाहर आ गए। नीलमणि बाबू के कमरे की खिड़की के ठीक नीचे देखा कुछ गमलों में पाम के पौधे लगे हैं। फेलूदा गमलों के अंदर कुछ है क्या देखने लगे। पहले 2 में कुछ नहीं मिला। तीसरे के पत्तों के बीच टटोलकर एक छोटी टिन की डिबिया मिली। उसका ढक्कन खोलकर नीलमणि बाबू की ओर बढ़ाते हुए फेलूदा बोले, इस घर में किसी को नशे की आदत है? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर नहीं कहा। फेलूदा डिबिया अपनी पैंट की जेब में रख ली। अब नीलमणि बाबू कुछ ज्यादा ही बेकरार होकर बोले, मिस्टर मित्रा, और कुछ नहीं। मूर्ति चली गई तो और एक खरीद लूंगा, लेकिन एक डाकू मेरे घर में आकर मेरे कमरे में घुसकर मेरे ऊपर जुल्म करके चला जाएगा, ये मैं किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका कुछ न कुछ हल आपको करना ही होगा। अगर उस आदमी को पकड़ पाएंगे तो मैं आपको, यानी कि मतलब पारिश्रमिक? हाँ, पारिश्रमिक मतलब इनाम दूंगा। फेलूदा बोले, देखिए, इनाम बड़ी बात नहीं, आप देना चाहें तो देंगे, लेकिन मैं काम का जिम्मा ले रहा हूं। उसका बड़ा कारण है। ऐसी जांच में एक चुनौती है, एक आनंद है। ये सुनकर मुझे लगा बड़े बड़े जासूसी उपन्यासों में डिटेक्टिव जिस तरह बातें करते हैं, फेलूदा ने भी बिल्कुल वैसे ही कहा। इसके बाद लगभग 10 मिनट तक फेलूदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद, नौकर नंदलाल और पांचू और माली नटवर से बात की। सभी ने कहा रात में कुछ असामान्य नहीं देखा। बाहर से आए लोगों में केवल रात 9 बजे डॉक्टर बोस आए थे झुंटू को देखने। नीलमणि बाबू खुद भी उसके बाद एक बार निकले थे O.N. मुखर्जी के दवा खाने से झुंटू के लिए दवा लाने। वापसी के रास्ते पर मैं थोड़ा अनमना था। अचानक ध्यान दिया कि टैक्सी हमारे घर की गली छोड़कर कहीं और जा रही है। फेलूदा को गहरे सोच में देखकर मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। टैक्सी रुकी फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक घर के सामने। देखा घर के मुख्य दरवाजे पर साइन बोर्ड पर ऊंचे ऊंचे चांदी के अक्षरों में लिखा है, अराटून ब्रदर्स ऑक्शनियर्स। यही वो नीलाम घर था। मैंने कभी नीलाम घर नहीं देखा था। पहली बार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने तरह तरह के अजीब सामान एक साथ पहले कभी नहीं देखा। फेलूदा का काम 2 मिनट में ही पूरा हो गया। प्रतुल दत्त का पता 71 लव लॉक स्ट्रीट। मैंने मन ही मन सोचा, प्रतुल दत्त के घर जाकर भी अगर फेलूदा को निराश होना पड़े तो फिर उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं रहेगी। यानी इस बार फेलूदा को हार माननी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी हालत क्या होगी पता नहीं, क्योंकि अब तक फेलूदा कभी हारा नहीं। उसे किसी मामले में हार मानकर मुंह लटकाए बैठे देखना, यह दृश्य मैं सोच भी नहीं सकता। उम्मीद है जल्दी ही उसे कोई सुराग मिल जाएगा। मैं तो अभी तक आंखों के आगे अंधेरा ही देख रहा हूं। दोपहर को खाते खाते मैंने फेलूदा से पूछा। उसके बाद वो चावल के टीले में एक गड्ढा बनाकर उसमें एक कटोरी सोना मूंग दाल उड़ेलते हुए बोले, उसके बाद मछली, फिर चटनी, फिर दही, फिर पानी पीकर मुंह धोऊंगा, फिर एक पान खाऊंगा, फिर एक टेलीफोन करूंगा और आधा घंटा सो जाऊंगा। इन सब में टेलीफोन ही एकमात्र दिलचस्प बात थी, इसलिए मैं उसी का इंतजार करने बैठा रहा। डायरेक्टरी से प्रतुल दत्ता का नंबर मैंने निकाल दिया था। नंबर डायल करके हेलो कहते समय देखा फेलूदा ने अपनी आवाज बिल्कुल बदलकर बूढ़े की आवाज बना ली है। जो बात हुई फोन पर उसका सिर्फ एक पहलू ही मैंने सुना और उसी तरह उसे लिख रहा हूं। हेलो, मैं नागतला से बोल रहा हूं। जी, मेरा नाम श्री जय नारायण बागची।
मैं प्राचीन शिल्प कला के बारे में विशेष रूप से उत्साहित हूँ। इस विषय पर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। हाँ, जी हाँ, आपके संग्रह की बात सुनी है। मेरा एक अनुरोध है, अगर आप कृपा करके मुझे अपनी कुछ चीजें देखने दे। ना ना ना, पागल है क्या? अच्छा, हाँ हाँ, जरूर। आपको असीम धन्यवाद। नमस्कार। टेलीफोन रख के फेलुदा ने कहा, उनके घर में चूना पुताई हो रही है, इसीलिए सामान इधर उधर हटा कर रखा है, पर शाम को जाओ तो देखा जा सकता है। मैं एक बात कहे बिना ना रह सका। हमें तो नहीं दिखाएंगे? फेलुदा बोले। अगर तेरे जैसे बेवकूफ हों तो शायद दिखा भी दें, लेकिन ना दिखाना ही संभव है। मैं मूर्ति देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ उस आदमी से मिलने। उनकी बात के मुताबिक फेलुदा टेलीफोन करके अपने कमरे में जाकर सो गए। फेलुदा की एक अजीब क्षमता है, जब चाहे थोड़ी बहुत नींद ले लेते हैं। सुना है नेपोलियन के पास भी यही क्षमता थी। युद्ध से पहले घोड़े पर बैठे बैठे थोड़ी नींद ले लेते थे और शरीर को तरोताजा कर लेते थे। मेरे पास करने जैसा खास कुछ नहीं था, इसलिए फेलुदा की अलमारी से एक इजिप्शियन आर्ट की किताब लेकर उसे उलट पलट देख रहा था। तभी फोन बज उठा। मैं दौड़कर ड्राइंग रूम में गया और फोन उठा लिया। हेलो। कुछ देर तक कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि फोन किसी ने पकड़ा हुआ है। मेरा सीना धक धक करने लगा। लगभग 10 सेकंड बाद एक गंभीर कर्कश आवाज सुनाई दी। प्रदोष मित्रा है? मैं किसी तरह गले से शब्द निकालकर बोला, वो थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? फिर कुछ सेकंड तक चुप्पी। फिर आवाज आई, ठीक है, आप उन्हें कह दीजिए कि मिस्र के देवता जहाँ जाने वाले थे वहीं चले गए हैं। प्रदोष मित्रा इस मामले में और दखल ना दें, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं होगा, उल्टा बुरा होने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद कट करके फोन रखने की आवाज आई और फिर सब शांत। कितनी देर तक मैं फोन हाथ में पकड़े लगभग सांस रोके बैठा रहा, पता नहीं। अचानक फेलुदा की आवाज पाकर जल्दी से रिसीवर रख दिया। कौन फोन कर रहा था? मैंने जो सुना सब बता दिया। फेलुदा गंभीर चेहरा बनाकर भौहें सिकोड़ते हुए सोफे पर बैठे और बोले, अरे, तू अगर मुझे बुलाता। क्या करता? कच्ची नींद तोड़ता तो तुम गुस्सा करते। उस आदमी की आवाज कैसी थी? घरघराती हुई, गंभीर। रहने दे। अभी तो प्रतुल दत्त का चेहरा एक बार देख आना चाहिए। लग रहा था थोड़ा रहस्य सुलझ रहा है, अब फिर सब धुंधला लग रहा है। 6 बजने में 5 मिनट बाकी। हम प्रतुल दत्त के घर के गेट के सामने टैक्सी से उतरे। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि बाबू भी हमें देखकर पहचान नहीं पाते। फेलुदा बना है 60 साल का बूढ़ा, सफेद काले बालों वाला झोला मूंछ, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा, बदन पर काला गले से बंद कोट, घुटनों तक चढ़ी हुई धोती और मोजों के ऊपर बटेर के बने ब्राउन कैनवस जूते। आधे घंटे तक कमरे का दरवाजा बंद कर मेकअप करके बाहर आए और बोले, तेरे लिए 2-3 चीजें हैं, जल्दी पहन ले। मैं हैरान होकर बोला, मुझे भी मेकअप करना होगा क्या? बिल्कुल। 2 मिनट में मेरे सिर पर एक अजीब सी विग, नाक पर चश्मा और फिर काले पेंसिल से मेरी साफ सुथरी मूंछ को थोड़ा बेतरतीब कर दिया। फिर बोला, तू मेरा भांजा है, तेरा नाम है सुबोध, यानी शांत शिष्ट अच्छा लड़का। वहां जरा भी मुंह खोला तो घर आकर मार पड़ेगी। प्रतुल बाबू का घर पुताई के काम में था। डिजाइन देखकर लगा कि घर कम से कम 25-30 साल पुराना है, लेकिन नई रंगाई की वजह से दरवाजा, खिड़की, दीवार सब चमक रहे थे। गेट से अंदर जाते ही देखा, बाहर बरामदे में एक बेंत की कुर्सी पर एक मध्यम आयु के सज्जन बैठे हैं। हमें आगे आते देखकर भी उठे नहीं। शाम की धुंधली रोशनी में भी समझ गया कि उनका चेहरा काफी गंभीर है। फेलुदा दोनों हाथ उठाकर सिर झुकाकर नमस्कार करके बोले,
जी माफ कीजिए, आप ही क्या प्रतुल बाबू हैं? सज्जन गंभीर स्वर में बोले। हाँ जी, मेरा नाम है जय नारायण बागची। मैंने ही आपको आज दोपहर को फोन किया था। ये मेरा भांजा सुबोध। अरे, अब भांजा क्यों? उसके बारे में तो फोन पर बात नहीं हुई थी। मेरी विक खुजली कराने लगी। सज्जन उठ खड़े हुए। आप लोग मेरी चीजें देखना चाहते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन छिपा कर रखी हुई चीजें सब निकालनी पड़ी। बहुत झंझट है। घर में दिन रात कारीगरों की भीड़, इसे धकेलो उसे ढको, चारों ओर कच्चे रंग की बदबू, जीना मुहाल। सब झंझट खत्म हो तो जान में जान आए। आइए अंदर आइए। इंसान अच्छा ना भी लगे, लेकिन अंदर जाकर उनकी चीजें देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। फेलूदा बोले। आपके पास मिस्र देश की कला के कई शानदार नमूने हैं। हाँ है। कुछ चीजें कायरो से खरीदी, कुछ यहाँ नीलामी में। देखो देखो भांजे सुबोध, अच्छे से देखो, कितने तरह के देवता हैं। ये जो बाज है ये भी देवता, ये जो उल्लू है ये भी देवता। मिस्र देश में कितनी चीजों की पूजा करते थे लोग। प्रतुल बाबू एक सोफे पर बैठकर सिगार जलाने लगे। तभी न जाने क्यों मैंने कह दिया। देवता नहीं है बड़े मामा। सवाल सुनते ही प्रतुल बाबू जैसे अचानक हड़बड़ा उठे। बोले। सिगार की क्वालिटी खराब है, पहले इतनी कड़वी नहीं थी। फेलूदा उसी तरह पतली आवाज में बोले। मेरा भांजा अनुबिस की बात कर रहा है, कल ही इसे बता रहा था। प्रतुल बाबू अचानक फूंकार कर बोले। अनुबिस, स्टूपिड फूल। जी। फेलूदा गोल आंखें करके उनकी ओर देखने लगा। अनुबिस को फूल कह रहे हैं क्या आप? अनुबिस नहीं, उस दिन नीलामी में उस आदमी को पहले भी देखा है मैंने। हे इज अ फूल। उसकी लगाई बोली का कोई सिर पैर नहीं। एक शानदार मूर्ति थी, ऐसा बेहुदा दाम बोल दिया कि उसके ऊपर और बोली लगाना मुश्किल हो गया। इतना पैसा कहाँ से लाता है पता नहीं। फेलूदा चारों ओर एक बार नजर दौड़ाकर सज्जन को नमस्कार करके बोले। धन्यवाद, आप महान व्यक्ति हैं। आपके कला संग्रह देखकर अपार आनंद मिला। ये सब चीजें ऊपर की मंजिल पर थीं। अब हम नीचे उतरने लगे। सीढ़ी से उतरते समय फेलूदा ने पूछा। आपके घर में और कौन है? पत्नी है, बेटा विदेश में है। प्रतुल दत्त के घर से निकलकर टैक्सी की तलाश में चलते हुए समझा कि मोहल्ला कितना सुनसान है। 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन सड़क पर लोग न के बराबर थे। 2 भिखारी बच्चे आ रहे थे। पास आकर देखा, एक गा रहा था और दूसरा बजा रहा था। बालीगंज सर्कुलर रोड पर कुछ दूर चलकर एक खाली टैक्सी दिखी। फेलूदा ने आवाज देकर उसे रोका। चढ़ते समय देखा बूढ़ा ड्राइवर फेलूदा को अजीब तरह से देख रहा है। इस दुबले बूढ़े के गले से इतनी जवान जैसी आवाज कैसे निकली, वही सोच रहा होगा। अगली सुबह जब टेलीफोन बजा, मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा था। फोन फेलूदा ने उठाया। पूछताछ करने पर पता चला कि नीलमणि बाबू ने खबर दी है। प्रतुल बाबू के घर में भी कल रात चोरी हो गई है और ये खबर अखबार में भी छपी है। पैसा कुछ नहीं गया, केवल कुछ प्राचीन कलाकृतियां गायब हैं। 8-10 छोटी छोटी चीजें जिनकी कीमत 20-25 हजार से कम नहीं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखो, ये वही फोटो है जो आज ही सबने खींची थी। नीलमणि बाबू की दीवार पर बच्चे के हाथ का निशान बढ़े हुए फोटो में हथेली साफ दिखाई दे रही है। मैंने कहा, तुम तो कहते हो कि हाथ देखकर उम्र बता सकते हो, तो इस बच्चे की कितनी आयु है? फेलूदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ध्यान मग्न होकर फोटो की ओर देख रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर गजब का एकाग्र भाव है। कुछ समझ रहा है? अचानक उनका सवाल मुझे चौंका गया। क्या समझूं? सुबह क्या समझा था और अब क्या समझ रहा है? बोल तो। सुबह मतलब जब फोटो लिया? हाँ। क्या और समझूं? बच्चे का हाथ, इसके अलावा और क्या समझने की बात है? छाप का रंग देखकर कुछ ध्यान नहीं गया? रंग तो ब्राउन था। उसका मतलब बच्चे के हाथ में ब्राउन रंग की कुछ चीज लगी थी। कुछ मतलब क्या?
ठीक ठीक कहो। पेंट हो सकता है। कहाँ का पेंट? कहाँ का पेंट? कहाँ का? अचानक याद आ गया, प्रतुल बाबू के कमरे के दरवाजे का पेंट। बिल्कुल, उस दिन तेरी शर्ट की बाह पर भी लग गया था। अब भी जाकर देख सकता है। लेकिन मेरा सिर घूम रहा था। जिसके हाथ का निशान है वही क्या प्रतुल बाबू के कमरे में घुसा था? हो भी सकता है। अब बता, फोटो देखकर क्या समझ रहा है? मैं बहुत सोचकर भी नया कुछ नहीं कह पाया। फेलुदा बोले, अगर तू समझ लेता तो मैं हैरान होता, बल्कि हैरान ही नहीं, स्तब्ध हो जाता, क्योंकि इसका मतलब होता कि तेरे और मेरे दिमाग में कोई फर्क नहीं। तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? मेरा दिमाग कह रहा है कि ये एक भयानक केस है, खौफनाक मामला। जैसे अनुबिस भयानक है, वैसे ही ये रहस्य भी। अगली सुबह फेलुदा ने सबसे पहले नीलमणि सन्याल को फोन किया। हेलो, क्या आप मिस्टर सान्याल? आपका रहस्य सुलझ गया है। मूर्ति अभी हाथ में नहीं आई है, पर कहाँ है उसका अंदाजा मिल गया है। आप घर पर हैं? बीमारी बढ़ गई? किस हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? ओह अच्छा, फिर बाद में मिलते हैं। फोन रखकर फेलुदा ने झटपट एक और नंबर मिलाया। धीरे धीरे क्या बातें हुई साफ नहीं सुन पाया, लेकिन समझ गया कि पुलिस को फोन किया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अभी निकलना होगा, तैयार हो जा। सुबह का समय, ट्रैफिक भी कम, और ऊपर से फेलुदा ने टैक्सी ड्राइवर को कहा, पूरी रफ्तार से चलो। देखते देखते हम नीलमणि बाबू के घर के रास्ते पर पहुंच गए। गेट के पास पहुंचे ही थे कि देखा नीलमणि बाबू अपनी काली एम्बेसडर कार में बैठकर तेज रफ्तार से निकल रहे हैं, और जिस दिशा में जा रहे हैं हम उसके उलटे जा रहे थे। आगे ड्राइवर और पीछे नीलमणि बाबू, और कोई नहीं। और तेज चलाओ, फेलुदा चिल्लाए। टैक्सी ड्राइवर ने भी उत्तेजित होकर एक्सीलरेटर दबा दिया। सामने की गाड़ी को देखा, वो अजीब सी घर घर आवाज करके दाएं मुड़ी। इस बार फेलुदा ने ऐसा काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। कोट के अंदर से अपना रिवॉल्वर निकाला और खिड़की से झुककर नीलमणि बाबू की गाड़ी के पिछले टायर पर निशाना लगाकर गोली चला दी। लगभग एक साथ रिवॉल्वर और टायर फटने की आवाज से कान बज उठे। देखा, नीलमणि बाबू की गाड़ी बेतरतीब होकर सड़क के किनारे जाकर एक लैंप पोस्ट से टकराकर रुक गई। हमारी टैक्सी उनके पीछे रुकी ही थी कि सामने से पुलिस की जीप आ पहुंची। उधर नीलमणि बाबू गाड़ी से उतरकर बेहद झल्लाए हुए इधर उधर देखने लगे। हम भी टैक्सी से उतरकर उनकी ओर बढ़े। पुलिस की जीप भी पास आकर रुकी। ये सब क्या हो रहा है? फेलुदा गंभीर स्वर में बोले, आपकी गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कौन है, जान सकते हैं? कौन होगा और? मैंने तो कहा था कि मैं अपने भांजे को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। फेलुदा ने और कुछ न कहकर सीधे जाकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक बच्चा तीर की तरह बाहर आकर फेलुदा पर टूट पड़ा और उनका गला दबोच लिया। लेकिन फेलुदा तो सिर्फ योगाभ्यास ही नहीं करते, वो मार्शल आर्ट्स और कराटे भी जानते हैं। उन्होंने उस बच्चे की कलाई पकड़कर पलट दी और अजीब ढंग से सिर के ऊपर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। दर्द से एक चीख निकली, लेकिन वो बच्चे की आवाज नहीं थी। वो तो एक बड़े आदमी की फटी सी खुरदरी आवाज थी। ये वही आवाज थी जो मैंने फोन पर सुनी थी। इस बीच पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और बच्चे दोनों को पकड़ लिया। फेलुदा अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए बोले, दीवार पर हाथ का निशान देखकर ही समझ गया था, छोटे बच्चे के हाथ में इतनी लकीरें नहीं होती। उनका हाथ बहुत चिकना होता है, और जब साइज छोटा हो और लकीरें इतनी हो तो उसका एक ही मतलब होता है, ये असल में एक बौने का हाथ है। बच्चा दरअसल कुछ नहीं, एक ड्वार्फ है। आपके इस साथी की उम्र कितनी है नीलमणि बाबू? 40। आपने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। पहले चोरी की नकली घटना गढ़कर मुझे बुलाया और खुद ही आदमी लगाकर दूसरों की चीजें चोरी करवा रहे थे। आपके घर में कल जो देखा वो क्या वही भिखारी लड़का था?
नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मतलब आपका असल में कोई भांजा नहीं है, उस लड़के को घर में रखकर चोरी में मदद ले रहे थे। वो चुपचाप सिर झुकाए रहे। फेलुदा आगे बोले, लड़का गाता था और बौना खंजरी बजाता था। चोरी के समय खंजरी भिखारी को थमा देता और वही बजाता रहता। बौना होने के कारण उसकी ताकत कम नहीं थी, एक मुक्के में जवान आदमी को गिरा सकता था। कमाल है, आपकी चतुराई की दाद देनी होगी नीलमणि बाबू। नीलमणि बाबू ने लंबी सांस लेकर कहा, मिस्र की प्राचीन वस्तुओं का नशा चढ़ गया था, इस पर बहुत पढ़ाई की है। यूं ही क्या मुझे प्रतुल दत्त से जलन होती थी? फेलुदा बोले, अतिलोभ में केवल जुलाहा ही नष्ट नहीं होता, ब्राह्मण भी होता है, क्योंकि आपका साथी भी बौना है और आप सान्याल यानी ऊंची जाति के ब्राह्मण। खैर, अब एक आखिरी अनुरोध। क्या? मेरा इनाम। नीलमणि बाबू स्तब्ध होकर देखने लगे। इनाम? अनुबिस की मूर्ति आपके पास ही है ना? वो जैसे मूर्ख की तरह दायां हाथ अपनी जेब में डालकर बाहर निकाला। देखा उसमें एक हाथ लंबी काली पत्थर की बनी, रंगीन रत्नों से जड़ी 4000 साल पुरानी मिस्र की सियारमुखी देवता अनुबिस की मूर्ति थी। फेलुदा ने हाथ बढ़ाकर उसे लिया और बोले, थैंक यू। आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक सत्यजीत रे जी की लिखी हुई फेलुदा सीरीज की कहानी सियार देवता का रहस्य का हिंदी रूपांतर। कहानी का एडाप्टेशन पसंद आया तो प्लीज कहानी को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं या पहले भी कहानियां सुन चुके हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।